Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. My name is Lakshita, and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civils. As you all know, that our institute has been providing coaching for UPSC, PCS, ARO, and other competitive exams. So you can come here for your any type of coaching. It is a one-stop solution for you all. Plus, we have bilingual courses, i.e., in Hindi and English, and our content is also available in both the languages. Plus, we have online batches available for students who want to enroll in our batches, and we have also started online application for you all, mobile application for you all, so that it makes easy for you to grab the PDFs, or you can watch our free videos, or you can enroll in an online batch and you can have all the solution at one place. Okay, so today we'll be discussing about DPSP. Okay, that is Directive Principle of State Policy. So we were going on with a schedule in which we were discussing one topic a day of political science. Okay, so that it is sufficient for you for revision. Okay, so let's start with this. So first, when we talk about DPSP, that is Directive Principle of State Policy, we need to remember कि इसको कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है. That is Article 36 to 51 of the Indian Constitution. ठीक है, 36 to 51. And कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको कहाँ से हमने बोरो किया है? इसको हमने बोरो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऑफ 1937. ठीक है, जिसकी बेसिक जो मतलब बोल सकते हैं बेसिक धारणा थी वो ली गई थी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. तो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड आयरिश वालों ने लिया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. इसको बोला जाता है हमारे नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये ऐसी धारणा है, ये ऐसी चीजें दी गई हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं, या जो ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमें एक अच्छा सिटीजन भी बनाते हैं एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनहांस भी करते हैं. तो नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला था हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने. ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935. तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे 1935 एक्ट में, उसकी तरह ही इसका जो स्वरूप है वो मिलता है. ठीक है, अगर हम बात करें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को हम मिला दें, ठीक है, अगर हम दोनों को एक पेज पे देखें, एक स्टैंड पे देखें, फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसेबल होती है कोर्ट पे, बट डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, किसी पे दबाव नहीं है आप इसको फॉलो करो या नहीं करो. तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बैकबोन बन जाते हैं, एक कॉन्शियंस बन जाते हैं. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे जिन्होंने इसको बनाया है, उनकी क्या आइडियल्स थे, उनकी क्या धारणाएं थी, वो क्या चाहते थे अपने सिटीजन्स से. ठीक है, तो इस सब को हमारा क्या शो करता है? डीपीएसपी शो करता है. एंड अगर हम बात करें, अगर हमें डीपीएसपी की बात करने का है, पहले तो हमारे आइडल्स को शो करता है, एंड ये भी शो करता है कि स्टेट को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर वो कोई लॉ और कोई पॉलिसी को बना रहा है. ठीक है, एंड सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस या रिकमेंडेशंस जो होते हैं स्टेट को, वो सब भी इन चीज़ों के थ्रू लाए या दिमाग में रखे जा सकते हैं, लाइक द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. ठीक है, तो डीपीएसपी में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, अलग अलग मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के देखते हुए अलग अलग पार्ट आते हैं इसमें. ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होल्ड करता है एक वेलफेयर स्टेट का. ठीक है, रादर दैन अ पुलिस स्टेट, कि हम कैसे वेलफेयर कर सकते हैं लोगों का, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है. ठीक है, एक कंट्रोल करके स्टेट को चलाने पे नहीं, उसके वेलफेयर के लिए हम क्या कर पाएंगे, गवर्नमेंट हमारी क्या कर पाएगी, या कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोल अथॉरिटी वो क्या कर पाएंगे. इट इज शोन बाय द डीपीएसपी. ठीक है, एंड द डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल इन द कोर्ट. ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जस्टिसिएबल नहीं होते हैं.
ये वेलफेयर स्टेट का वो इंक्लूड करते हैं। ये जो हमारे आइडल्स हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों को, जो इनके आइडल्स हैं उनको फुलफिल करने का काम कौन करता है? हमारा डीपीएसपी करता है। ठीक है। बट अगर ये हम पे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट अगर इसका वॉयलेशन होता है तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, और हम इसको ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 37 में ही कहता है दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हमारी गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसलिए ये ड्यूटी किसकी बनती है? स्टेट की, कि इन प्रिंसिपल्स को हम एक तरीके से लॉ में कन्वर्ट करें। समझ आया? कि इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम क्या करें? अपने लॉ में कन्वर्ट करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये हमारी गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, एक हमारी सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे एक मतलब बोल सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की, तो फंडामेंटल राइट को ज़्यादा ऊपर देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि हमने डीपीएसपी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे हम उसको इजीली समझ पाए। सबसे पहला है द सोशलिस्ट थ्योरी। ठीक है। कैसे वेलफेयर वगैरह हो सकता है। फिर है गांधीयन प्रिंसिपल, एंड द थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी। ठीक है। तो अलग अलग इसकी ऐसी थ्योरीज है जिसके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। पर हम इसको अगर हम नंबर से पढ़ें तो भी इजी है, वैसे हम इसको उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ओके, we'll go from article 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 38। ठीक है। तो 38 क्या बोलता है? ये हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कौन सा किस प्रिंसिपल में आता है, तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है। एंड आर्टिकल 38 हमें कहता है कि हमें प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल। कैसे? एक सोशल ऑर्डर बना के सोसाइटी में, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू एक सोशल ऑर्डर बना के सोसाइटी में हम क्या करेंगे? वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करेंगे। हम क्या करेंगे? इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर देंगे सोसाइटी में। जो हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कास्ट, सेक्स, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह को लेके, उन इक्वालिटीज को रिड्यूस कर देंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। इनकम हो गया, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, हमारे अपॉर्चुनिटीज होगी, या जो फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनके थ्रू। तो इन चीज़ों में हम अगर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तो हम आर्टिकल 38 जो है दैट इज प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको क्या कर पाएंगे? प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है। दैट इज आर्टिकल 38। नेक्स्ट इज 39। तो 39 हमें क्या बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। ठीक है। एक रहने के लिए जगह मिले, या उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से कर पाए, तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज। अगर हमारी गवर्नमेंट के पास इतना मटीरियल रिसोर्सेज है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कुछ लोगों को कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रही है। ठीक है। तो वो होगा हमारा इक्विलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज। तो इसीलिए हमारे जो भी लॉज बनते हैं बाय द स्टेट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको इस इन पॉइंटर्स को ध्यान में लेकर चलना चाहिए। ठीक है। और रिसोर्सेज को कॉमन गुड्स के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ कॉन्सेंट्रेट ना हो, बट ये तो हो रहा है आजकल के टाइम पे। कुछ ही ग्रुप्स हैं जिनके हाथ में वेल्थ है, बाकी लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास बन के जी रहा है। ठीक है। एंड ऑल्सो द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वुमेन के लिए, तो दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल काम कर रहे हैं तो वाई नॉट बी प्रोवाइडेड विद इक्वल पे।
ठीक है, दोनों को अधिकार है कि उनको सेम वेजेस मिले जब वो सेम काम कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ फॉर वर्कर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम फोर्सिबल अब्यूज। मतलब हम कैसे बचाएंगे, किसी की हेल्थ को हम कैसे सस्टेन करेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे हमने कोविड में देखा था कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल जान लगा दी थी लोगों की हेल्थ को सस्टेन करने में। ठीक है, डॉक्टर्स इतने इतने घंटे काम कर रहे थे, मेडिकल फोर्सेस वाले इतना काम कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, कि उनको अब्यूज ना करा जाए। एंड नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि एक बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। इसलिए हमने देखा है बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो कि बच्चे के पैदा होने से पहले से लेके बच्चे के पैदा होने के बाद तक उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करती है। ठीक है, कि मदर्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है, उनकी डिलीवरी अच्छे से हो पाए। उसके बाद की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि देखती हैं कि बच्चे को एजुकेशन मिल पाए, उसका लाइवलीहुड अच्छा हो वगैरह। तो दैट इज आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीपीएसपी। नेक्स्ट इज 39A, जो बोलता है कि हमें इक्वल जस्टिस प्रमोट करना है और फ्री लीगल एड देनी है हमारे पुअर ग्रुपिंग्स को। मतलब जो पुअर पुअर रह गए हैं या मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको हम फ्री लीगल एड या इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते लॉयर, उनको गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक फ्री लीगल एड की तरह। ठीक है, इक्वल जस्टिस मिलता है, जस्टिस के सामने सारे इक्वल है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट था 39A, ये हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के थ्रू आया गया था। नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 बोलता है कि हमें प्रोटेक्शन करना है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। ठीक है, किसकी प्रोटेक्शन करनी है? राइट टू वर्क की और एजुकेशन की। सबको बेसिक एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, और सबका अधिकार है कि वो जो काम चाहे वो कर सकता है, उसकी राइट है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, कि उनको पब्लिक असिस्टेंस मिले अगर वो बीमार हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि आजकल बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स निकली गई है, मनरेगा भी थी हमारे पास, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए, डीपीएसपी को फोकस करते हुए हमारे लॉ आते हैं। ओल्ड एज की प्रोटेक्शन के लिए, डिसेबल लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट देने के लिए। फिर सिकनेस आपके पास कोई भी हो तो उसमें भी आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, जो बात करता है टू प्रोवाइड फॉर अ फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब सबके लिए समान टाइप का इन्वायरमेंट हो जिसमें वो काम कर सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हो। अगर कोई भी औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पे, उसको एक अच्छी ह्यूमन कंडीशन मिले। अगर हम किसी इन्वायरमेंट वर्किंग एटमोसफेयर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनको मेटर्नल हेल्प मिले। ठीक है, तो हमने देखा है 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव मिलती है, पेड लीव होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी डीपीएसपी से लेकर ही इन्फोर्स करी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ओके, सो अभी हमने आर्टिकल 42 तक डिस्कस कर लिया है। अब जो आगे का है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फटाफट हमारा रिवीजन होता रहेगा। आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा लगे कि हाँ हमें फटाफट देखना है, फटाफट रिवीजन करना है। ठीक है, तो अभी की ये वाला पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे 43 से हम अब नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। ओके, आई होप यू हैव नो इश्यूज विद दिस। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं एंड वीडियो भी बनाते हैं, चाहे गला दर्द हो चाहे तबीयत खराब हो, आपके लिए हम हर चीज़ में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।